प्रॉब्लम की वजह से ये पार्ट सेकंड बनाना पड़ रहा है। तो आइए हम देखते हैं उसके आगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो जैसा कि हमको मालूम है कि चल गया कि अब हिंदी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी हो गई, रूसी की और सिरिलिका और चीन की कांजी। तो जो उर्दू होती है, उर्दू, अरबी और फ़ारसी, ये सारी भाषाएं जो होती हैं दाएं से बाएं ओर लिखी जाती हैं, दाएं से बाएं ओर यानी उल्टी लिखी जाती हैं। और अधिकतर जो भाषाएं हैं वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। जैसे कि जो हिंदी भाषा है ये भी बाईं से दाईं लिखी जाती है, अंग्रेजी, पंजाबी, ये सारी की सारी जो भाषाएं हैं ये सब के सब दाएं से बाईं लिखी जाती हैं। और जो स्पेशल मतलब एक उर्दू, अरबी, फारसी यही है जो दाईं से बाईं उल्टी लिखी जाती है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं साहित्य। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ओके दोस्तों, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। तो इसके बाद साहित्य की दो विधाएं होती हैं। विधाएं मतलब हम कह सकते हैं एक प्रकार से साहित्य के भेद होते हैं। तो आइए देखते हैं, गद्य और पद्य। हम भेद नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं साहित्य के तौर तरीक़ों के आधार पर उसको दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहला जो है वो है गद्य और दूसरा जो है वो है पद्य। पहला गद्य है और दूसरा पद्य। आइए हम एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो जो गद्य होता है, गद्य मतलब जब हम अपने बातों को साधारण रूप में कहते हैं, जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, निबंध हो गया, रेखा चित्र हो गया, जीवनी आदि के रूप में जब हम अपने बातों को अभिव्यक्त करते हैं तो उसे गद्य के अंतर्गत रखा जाता है। और पद्य जब हम अपने बातों या विचारों को काव्य के रूप में मतलब विशेष रूप में हम प्रकट करते हैं तो उसे पद्य कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कविता हो गया, गीता हो गया, उसके बाद छंद हो गया, सोरठा, जैसे गाँव में सोरठा गाया जाता है, तो इन सभी चीज़ों को पद्य के अंतर्गत रखा जाता है। और नेक्स्ट आइए हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिंदी का जो उद्गम हुआ है, मतलब हिंदी संस्कृत से उद्गम हुआ है, तो और जो संस्कृत है वो सभी आर्य भाषाओं की जननी है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया। वैदिक संस्कृत के बाद लैकिक संस्कृत आया। हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखने में आसानी होगी। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत आया, वैदिक संस्कृत के बाद लैकिक संस्कृत आया, लैकिक संस्कृत के बाद पाली आया, पाली के बाद प्राकृत आया, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश। उसके बाद आया मगधी अपभ्रंश, हम जिसे कह सकते हैं, या फिर सौरसेनी। उसके बाद हिंदी का हमारे जन्म हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारे बोलचाल में प्रकट हो गई। मतलब हम आपस में बोलचाल जो करते थे अपभ्रंश में, मगधी अपभ्रंश या संस्कृत में करते थे, उसे अब हम हिंदी भाषा में करने लगे। आइए बोली और उपभाषा में अंतर जान लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बोली किसे कहते हैं और उपभाषा किसे कहते हैं? तो जो बोली होती है ये एक सीमित क्षेत्र तक बोली जाती है, जैसे 5 मील या दूरी, उससे ज़्यादा नहीं। तो जो बोली होती है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि 5 से 10 मील तक बीच में, इसी के बीच में बोली जाती है। तो सबसे पहले आइए हम एक मैथ के भी बारे में जानकारी रख लेते हैं। जो मील होता है, 1 मील बराबर होता है 1.609344 किलोमीटर। यानी 1 मील में हम कह सकते हैं मोटा मोटा कि 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर या नियर अबाउट 1.6 हम कह सकते हैं। तो उसके बाद आता है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा हम जैसा कि कह सकते हैं कि बोली एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली थी, तो उसी हिसाब से उपभाषा जो होगा एक बड़े स्तर पर बोली जाएगी। तो भाषा का वह रूप जो एक विस्तृत क्षेत्र मतलब बड़े पैमाने पर बोला जाता है उसे उपभाषा कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।
और अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल को बजाना ना भूलें, जैसे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए।